चलिए। ठीक है ना। प्रेस जी। चलिए। क्या जी, इतना दिन से कहाँ रह गए थे आप? हैं? डीएलएड का एग्जाम था। कितना दिन का होता है? ये एशिया आज हल्ला कर रहा है क्या जी इतना? हैं? चलिए, थोड़ा शांत हो जाइए सब लोग। हाँ। तो क्या था जी, आपका डीएलएड का एग्जाम चल रहा था? डीएलएड का एग्जाम चल रहा था। कितना दिन का एग्जाम होता है? अच्छा। 30 तक था। चलिए। तो इस बीच तो मैक्सिमम चीज आपका निकल गया। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। चलिए। चलिए, क्या देख रहे थे हम लोग? है ना। हम्म। चलिए। आवाज बढ़ा ये तो, ये एसी आज आवाज कर रहा है क्या? है? वो नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? हाँ। हाँ, आज थोड़ा ये आ रहा है। ठीक। हाँ, तो आज थोड़ा सा कूलिंग भी ज्यादा कर रहा है। इम्पैक्ट लग रहा है कि हाँ। है। सर्विसिंग हुआ है, हाँ। चलिए, तो अब आप लोग थोड़ा शांति बना लीजिए। और डोंट टॉक ईच अदर। एक दूसरे से बात नहीं करिएगा तो आराम से माहौल शांत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए। तो हम लोगों ने बात किया था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौट गए थे, है ना। तो साउथ अफ्रीका से गांधी की जो वापसी हुई थी, उसको हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से गांधी जो है वहां से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। और 2003 से इसको अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ना। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और गांधी जी जब वहां से लौटे तो यहाँ पर अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर स्वीकार किया गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले से उन्हें ये निर्देशन मिला कि आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, भारत को समझने की कोशिश कीजिए। भारत को जब आप समझ जाइएगा तभी आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर पाएंगे। इस बात को अप्रवासी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से गांधी जी के द्वारा जब पूरे भारत को भ्रमण किया गया, तो पूरे भारत के भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने क्या किया? पूरे भारत के भ्रमण करने के पश्चात पूरे भारत को समझा। उसके बाद 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को यह समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस के मंच पर बैठ करके आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा तय नहीं कर सकते। इसकी दिशा और दशा तय करने के लिए आपको भारतीय लोगों के बीच जाना होगा, भारतीय समाज में जाना पड़ेगा। और वहां पे जाकर के ये निश्चित करना पड़ेगा, वहां पे जाकर के आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीयों की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और उस स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक आपको अपने नियम कायदे कानून बनाने होंगे, है ना। इस तरह की बातों को यहां पर किया गया।
ठीक है, तो आगे लिखेंगे कि किस तरह से गांधी की आगे की क्या रणनीति रही और किस प्रकार से उन्होंने चीजों को किया। तो साउथ अफ्रीका की तो सबकी एक सारी एक्टिविटी हम लोगों ने देख लिया था कल, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब भारत में लिखेंगे राष्ट्र आंदोलन में भूमिका, लिखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा 1916 ईस्वी में ही, 1916 ईस्वी में ही महात्मा गांधी के द्वारा 1916 ईस्वी में ही गुजरात के निकट, या अहमदाबाद लिखेंगे, अहमदाबाद के निकट, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद, अहमदाबाद के निकट, अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम की स्थापना आश्रम की स्थापना की। और कब किया? 1916 में। ठीक है, जैसे वहां पे साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम बनाया था, वैसे यहां पर साबरमती आश्रम बना लिया कि यहीं से हम आंदोलन की दिशा और दशा को तय करेंगे, यहीं पे मीटिंग्स होगी और यहीं पे निश्चित करेंगे कि किस तरह से चीजों को हमको करना है। ठीक है, तो ये यहां पे निश्चित हुआ था। नेक्स्ट लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने युवाओं को, युवाओं को ब्रिटिश अधीन सेना में, युवाओं को ब्रिटिश अधीन सेना में भर्ती होने के लिए, युवाओं को ब्रिटिश अधीन सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी वजह से इन्हें अंग्रेजों ने सार्जेंट की उपाधि दी, इसी वजह से इन्हें अंग्रेजों ने सार्जेंट की उपाधि दी। है ना, तो इनको किस चीज की उपाधि दी? इनको सार्जेंट की उपाधि दी, यानी कि सेना में भी जो भर्ती करने वाले लोग होते हैं उनको सार्जेंट कहा जाता है ना। तो इसलिए इनको कहा कि ये क्या है, तो ये सार्जेंट है ना। तो सार्जेंट की उपाधि इनको दिया सब, कि भाई इनके द्वारा सेना के अंदर में जो है वो भर्ती किया जा रहा है, तो इसलिए महात्मा गांधी को सार्जेंट का, ये बीपीएससी पूछ चुकी है ना, आयोग वाले एग्जाम में पूछा हुआ है उसने कि सार्जेंट का क्या उपाधि कब दिया था। 14 से 18, फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइमिंग है 1914 से 1918। ठीक है, तो इसी बीच जब गांधी 15 में आ गए तो इन्होंने भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित किया कि आप अंग्रेजों के लिए लड़िए। इनको उम्मीद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अंग्रेज भारतीयों को कुछ रियायत देंगे, जो कि वो कहते भी थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के पश्चात हम अंग्रेजों को रियायतें देंगे, हम भारतीयों को हम रियायतें देंगे। तो ये उम्मीद था कि शायद कुछ रियायतें, कुछ छूट मिलेंगी, कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने, हाँ अगला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही गांधी जी को कैसर ए हिंद, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, कैसर ए हिंद।
हाँ, कैसर हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, कैसर हिंद की उपाधि दी। तो ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में सहयोग के लिए ही मिला था, है ना। ये मिला था भारत भर्ती के लिए, और ये मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। हर तरह से गांधी ने सहयोग किया था अंग्रेजों को, तो उसके लिए उन्होंने दिया था इनको कैसर हिंद का टाइटल। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि गांधी का जो भारत में मूवमेंट रहा, तो वो आप देख चुके हैं ऑलरेडी पीछे, कि 17 में उन्होंने चंपारण किया, है ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीछे आपने लिखा है अलग मूवमेंट्स के अंदर में। चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद 1918 में खेड़ा किया, मतलब खेड़ा से पहला अहमदाबाद, मिल मजदूर आंदोलन, है ना, अहमदाबाद, और फिर 1918 में ही किया खेड़ा, है ना, खेड़ा सत्याग्रह। तो अब क्या है कि ये तीन जो थे गांधी के भारत में स्थानीय आंदोलन थे, है ना, लोकल लेवल पे किया था उन्होंने। गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक है, जिसमें उन्होंने चंपारण के किसानों को उनके अधिकार दिलाने की बात की थी। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया, जिसमें मजदूरों को अधिकार दिलाने की कोशिश की। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अंदर में किया, जहां पे किसानों के अधिकारों के संरक्षण की बात गांधी जी ने की थी। क्लियर है कि किसानों को भू राजस्व जो है, लैंड रेवेन्यू जो है, वो क्या कर दिया जाए, उनको ये किया जाए, उनको उनसे नहीं वसूला जाए, क्योंकि पैदावार नहीं हुई थी। तो ये सब पढ़ चुके हैं और आप लिख चुके हैं पीछे क्लास में, जब मैं किसान आंदोलन और मजदूर पढ़ा रहा था, तो ये तीनों आप लिख चुके हैं। तो इसको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, बस लेकिन दिमाग में आपको कनेक्ट रखना है कि कैसे क्रोनोलॉजी गांधी ने मेंटेन किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी, और इसी बीच चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, लेकिन ध्यान रहे कि यह अखिल भारतीय स्तर पे नहीं था, पूरे इंडिया के लिए नहीं था, यह क्षेत्रीय स्तर पे था, जो कि चंपारण के लिए था। तो यदि अगर सवाल पूछा जाए कि गांधी का पहला अखिल भारतीय स्तर पे सत्याग्रह, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, है ना, रॉलेट एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट 1919 ये नोट करके लिख लेंगे कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में गांधी जी के द्वारा, रॉलेट एक्ट में, एक्ट के द्वारा 1919 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर ना, ऑल इंडिया लेवल पे। क्लियर है। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग हुआ इनका, वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में हुआ, है ना, अखिल भारतीय स्तर पे। ठीक है, और क्षेत्रीय स्तर पर चंपारण। ये भी यहीं पे नोट करके लाइन लिख ही लीजिए, ताकि जब रिवीजन करेगा तो दोनों साथ साथ रिवीजन होगा, लीजिएगा। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भारत में गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में हुआ था, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग, हाँ, पहला प्रयोग चंपारण में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो ये इन्होंने किया। तो
अब देखिए, अगर आपसे ये भी पूछे कि भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग, तो चंपारण। क्षेत्रीय स्तर तब भी चंपारण। लेकिन जैसे ही पूछे कि अखिल भारतीय स्तर पर, तब चंपारण नहीं होगा, तब रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर सीधे कोई अखिल भारतीय, कोई क्षेत्रीय मेंशन नहीं करता है और पूछता है कि गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण होगा आंसर। जब ये मेंशन कर देगा कि अखिल भारतीय स्तर पर गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तब आंसर होगा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है। तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो अब ये तो गांधी यहां पे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इसी समय जब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1918 में खत्म हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद भारत में जो मुस्लिम वर्ग था वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगा। आंदोलन करने का कारण था अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार। भारत के जो मुसलमान थे या विश्व भर के उस समय के जो मुसलमान थे, वो टर्की के खलीफा को अपना सम्मानित व्यक्ति मानते थे कि भाई ये हमारा ऑनरेबल रिलीजियस पर्सन है। ठीक है। तो उसके प्रति उनका सम्मान का भाव था। तो अंग्रेजों ने यह वादा किया था भारतीय मुस्लिमों से कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खलीफा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की जो था वो जर्मनी के पक्ष में युद्ध कर रहा था, तो ब्रिटेन के खिलाफ में था। तो भारतीय मुसलमानों का यही कंसर्न था कि भाई आप हमारे खलीफा के साथ कुछ मिसबिहेव या दुर्व्यवहार नहीं करिएगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो अंग्रेजों ने टर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो अब भारतीय मुसलमान नाराज हो गए इस बात से, तो नाराज होकर के उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो भारत में 1919 में से लेकर के 1922 के बीच एक छद्म आंदोलन चल रहा था, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो था, ये आपको 1919 से लेकर के 1922 तक मुख्य तौर पे ये चला था, और इसके नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो लोग जो थे, ये क्या थे, इसके लीडर थे। ठीक है। नेतृत्व करता थे, लीड कर रहे थे। अब यह जो लीडर थे दोनों, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन दोनों लीडर्स ने, आप देखेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये मूवमेंट चलाया किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने, लिख लीजिएगा इसको, ये आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध। अब मुद्दा क्या था, टर्की के खलीफा का मुद्दा, अंग्रेजों के विरुद्ध तुर्की के खलीफा के पद के लिए, तुर्की के खलीफा के लिए। ठीक है। अब गांधी जी ने देखा कि भारत में इस अवसर को हम, इस आपदा को हम कैसे अवसर में बदल सकते हैं। तो आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है भाई, तो आपदा को अवसर में बदलने का गांधी ने सोचा कि भारत में हम क्या करें, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का इसे हम अवसर बना दे, जिससे हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने कहा कि हम भी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। गांधी भी खिलाफत आंदोलन में आ गए, पार्टिसिपेट कर गए। और मुस्लिम वर्ग के नेताओं को समझ में आया यार कि गांधी ऐसा आदमी हम लोग के साथ आ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, कि गांधी तो जिस आंदोलन में जाते हैं सक्सेसफुल करा देते हैं। तो सबने गांधी को ही फिर अपना नेता मान लिया कि हमारे नेता गांधी ही होंगे। गांधी जी क्या किए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बना दी है। अब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गांधी जी बनाए, उसके पहले अध्यक्ष गांधी ही थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी। तो यह कमेटी बन गई। अब जब यह अखिल भारतीय कमेटी बन गई, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जब यह बन गई,
तो अब क्या हुआ, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ कि गांधी इसके अध्यक्ष बने, तो अब भारतीय मुसलमानों का गांधी के प्रति अगाध आस्था बढ़ गया। और गांधी यही चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम जो अलग थलग पड़ गए हैं इनको क्या किया जाए, एक किया जाए और एक करके विरोध किया जाए। तो फिर गांधी ने मुस्लिमों को समझाया कि देखो तुम्हारा दिक्कत किससे है, बोला अंग्रेज से। बोला ठीक है। बोला और जी जो हिंदू लोग हैं इनको दिक्कत किससे है, अंग्रेज से। बोला कि अलग अलग आंदोलन चलाने से अच्छा है कि एगो हम लोग मिल के आंदोलन चलाते हैं और उसमें सब आदमी एक हो जाते हैं। सब आदमी एक हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे अंग्रेजों पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और इसी आंदोलन ने पृष्ठभूमि तैयार कर दिया असहयोग आंदोलन का। इसी ने तैयार कर दिया असहयोग आंदोलन का पृष्ठभूमि। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि खिलाफत का मुद्दा साइड होते चल जाएगा, असहयोग का मुद्दा ऊपर आ जाएगा। तो गांधी जी चाहते थे कि सब लोग एक हो जाए, एक होकर के इसको अंग्रेजों के खिलाफ ये करे। तो अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक जन समर्थन मिलने वाला गांधी का अगर कोई पहला आंदोलन था तो था असहयोग, जिसमें भारत के स्तर पे सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें हिंदू मुस्लिम है ना, अन्य जो भी समुदाय के लोग थे देश में, वो जातियां उपजातियां युवा बच्चा बुजुर्ग महिला सब लोग पार्टिसिपेट किया। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में समस्त भारतीयों ने अपनी भूमिका निभाई और समस्त भारतीयों ने अपना रोल प्ले किया कि भाई हम इसमें हैं, हम इसमें शामिल हैं। तो ये काम करने का जो काम है वो सब लोगों ने किया। क्लियर है, तो यहां पे इसको आप जो है सो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि ये क्या है और किस तरह से है। ओके, कोई दिक्कत, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो ये सब बात अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी लिख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक बनाएंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब, 1 अगस्त 1920 को। नोट कर लेंगे कि इसके पूर्व संध्या पर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसके पूर्व संध्या पर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। कभी कभी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के पूर्व संध्या पर किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो 1 अगस्त 1920 को ये मूवमेंट शुरू हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब मैंने आपको कांग्रेस पढ़ाया था तो कांग्रेस में आपने कहा था कि 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे, एक विशेष और एक वार्षिक। तो विशेष अधिवेशन कहां हुआ था जी, 1920 का विशेष अधिवेशन दिल्ली के साथ कितने लोग हैं, एगो 2 आदमी दिल्ली,
3 आदमी दिल्ली, ठीक है। नागपुर के साथ 3 लोग हैं नागपुरों के साथ। कलकत्ता के साथ 1 आदमी कलकत्ता के साथ। अच्छा, अब बाकी लोग किसी के साथ नहीं है, जो होगा हो जाएगा, हम क्या है ना, हमारा क्या मैटर है। कलकत्ता इज द राइट आंसर। 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, है ना। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था असहयोग के प्रस्ताव को पास कराने के लिए। सब लिखा हुआ है आपके नोटबुक में, आपके हैंडराइटिंग में, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको याद नहीं है। दुर्भाग्य है ना, कि आपको याद नहीं है ये सब बात। और ऊपर से आप कहिएगा कि क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन गलत होता है। तो गलत होने का, नहीं बनने का पृष्ठभूमि तो आप स्वयं ही तैयार कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इस सब चीज को ध्यान रखिए। तो 1 अगस्त 1920 को यह मूवमेंट तैयार हुआ था। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस में का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था लाजपत राय की अध्यक्षता में। पहला बार लाला लाजपत राय इस समय अध्यक्ष बने थे, और लाला लाजपत राय जो थे उनकी इस अध्यक्षता में असहयोग का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो फिर 1920 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। वार्षिक एनुअल सेशन हुआ था नागपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पी राघवाचारी। वी राघवाचारी जो थे वो 1920 के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और वहां पर असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को तो ये आंदोलन शुरू हो गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लेकिन इसका जो प्रपोजल है वो प्रपोजल पास हुआ था दिसंबर में, है ना। कब पास हुआ था? दिसंबर में पास हुआ था, है ना। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रपोजल दिसंबर के अंदर में पास हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ओके, महात्मा गांधी नेता थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब ये सारी चीजें यहां पे हुई इस तरीके से, महात्मा गांधी की लीडरशिप में जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसका नाम ही था असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी ने पहले कहा अपने सभी लोगों से कि देखिए हम लोग को हिंसा नहीं करना है ना, हिंसा नहीं करना है, हमको क्या करना है? असहयोग करना है। मतलब अंग्रेजों का जो काम सब चल रहा है ना, उसमें सहयोग नहीं करना है। ना तो अंग्रेजी शिक्षा लेनी है, ना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, ना अंग्रेजी कपड़ा पहनना है ना। मतलब अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य का ना तो समर्थन करना है, ना उसे स्वीकार करना है, ठीक है। ना उनके अदालतों में जाना है ना, ना उनके यहाँ काम करना, उनके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ दीजिए, है ना। ये तमाम चीज का था। असहयोग का मतलब भी था कि आपको सहयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार का और किसी भी तरह का सहयोग जो है सो आप ना कीजिए, है ना। यही चीज इसके अंदर में यहां पर किया गया था। इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस तरह से चीजें को यहां पे किया गया था। तो अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग का बहुत बड़ा स्तर पे योगदान था, दोनों मिलकर के इस मूवमेंट को चला रहे थे। तो इस मूवमेंट में आप देखेंगे कि सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले जो नेता थे वो थे मोहम्मद अली, है ना। ये नोट करके लिख लेंगे कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? मोहम्मद अली थे। और ये पहले मुस्लिम भी थे जो गिरफ्तार हुए थे, है ना। नोट ले लेंगे कि यह पहले मुस्लिम थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो मोहम्मद अली ने अपना ये
रिटर्न कर दिया था, ये गिरफ्तार हो गए थे। अब मोहम्मद वली इसीलिए इसमें शामिल हुए थे क्योंकि खिलाफत में गांधी शामिल थे, है ना। तो यहाँ पर मोहम्मद अली की गिरफ्तारी हो गई और ये पहले मुस्लिम भी थे जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये मूवमेंट पूरे भारत में चल रहा था तो इस मूवमेंट को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। नोट कर लिखेंगे कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड, इस मूवमेंट को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तिलक स्वराज फंड, है ना। इस मूवमेंट को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में। बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में। बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में। ठीक है, क्लियर है। अब ये मूवमेंट पूरे भारत में चल रहा था जी, है ना, असहयोग। और असहयोग में चूंकि बड़े स्तर पर लोग शामिल थे तो अंग्रेजों के ऊपर में बहुत बड़ा प्रेशर भी था असहयोग को लेकर के। अब इनका ये था कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, अच्छी सिचुएशन को हम अपने अंदर में ले सकते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया या क्या प्रोसेस किया जाए, ये इनके द्वारा विचार विमर्श चल रहा था। तो आप देखेंगे कि जो विचार विमर्श इनके द्वारा चल रहा था, ये लोग कर रहे थे, उसमें क्या हुआ कि 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एक निर्णय लिया गया कि असहयोग के साथ ही हम सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे और आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। ये दिसंबर 1921 में निर्णय लिया गया। लेकिन तब तक क्या हुआ कि इस मूवमेंट के बीच में ही 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया, है ना। 5 फरवरी 1922 क्या हो गया? चौरा चौरी कांड, है ना। ठीक है, तो यहां पर इसको कहीं चौरा चौरी रहता है, कहीं चौरी चौरा रहता है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। चौरा चौरी याद रखना है या चौरी चौरा याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई नहीं फंसाएगा आपको, है ना। चलिए, तो है ना, फंसेंगे इसमें, ई वाला याद रहना चाहिए, है ना। ये 5 फरवरी 1922, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो ये एक थाना था, है ना, पुलिस थाना था, और ओकरे के थाना कहते हैं ना हिंदी में। तो अब ये क्या था, तो पुलिस थाना था, और यहां पर क्या हुआ कि एक किसान लोग अपना एक जुलूस निकाले हुए थे, तो उसको पुलिस सब जाके रोक दिया, डंडा उंटा लाठी चार्ज कर दिया किसानों पर। वह किसान सब का मूड खराब हुआ, बोला कि रुको थोड़ा सा उपाय कर देते हैं। बस जितना सब सिपाही सब था, है ना, उस सब को थाना में बंद कर दिया, आए के उसमें आग लगा दिया। हाँ, अब सारा लोग जो है उसमें समाप्त हो गया। 21 है ना, 21 लोग थे, और वो 21 सदस्यों को पूर्ण रूप से थाने में जला दिया गया। अब ये भारतीय भी थे, है ना, अंग्रेज नहीं थे, तो अब उनको जला दिया गया। अब थाना में जो सिपाही रहेगा वो थोड़ा ना अंग्रेज रहेगा, वो सब भारतीय लोग को रखते थे। एसपी रहता था अंग्रेज सब, है ना, और छोटका पद पे सब भारतीय लोग रहता था। एगो कोई इंस्पेक्टर के पद पे रहेगा अंग्रेज, बाकी सब ये लोग रहेगा। तो अब क्या था कि जब ये लोग जला दिया, बस अब तो ये बहुत बड़े स्तर का न्यूज बन गया कि भाई पूरा इंडिया में, कि भाई यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, कि संयुक्त प्रांत में चौरा चौरी थाना को जला दिया गया।
अब गांधी जी को जब ये सूचना मिली कि यार इस तरह की घटना घट गई है, अब गांधी जी इस घटना से डर गए। डर के लिए गांधी ने पहले ही कहा था कि हिंसा नहीं करना है ना, हिंसा हो गया। अब गांधी जी को इस बात का डर था कि हमने एक हिंसा किया है, आप बदले में अंग्रेज हजार हिंसा करेंगे, अब प्रतिहिंसा करेंगे। अब प्रतिहिंसा के चक्कर में हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और ऐसे में हमें इस आंदोलन को वापस ले लेने में ही भलाई है। और इस घटना के बाद गांधी जी ने निश्चित किया कि हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो वापस कब ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, है ना। तो क्या कर दिया, वापस ले लिया। तो लिखेंगे कि 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। कांड के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, क्लियर है। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग वापस ले लिया गया। अब 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग शुरू हुआ था। अब जब आंदोलन को वापस लेने की घोषणा हुई तो कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग गांधी जी के विरोधी होकर निकल गए, गांधी के विरोधी हो गए। लोगों ने ये आरोप लगाया कि गांधी अपने निहित स्वार्थों के वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिए, है ना। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि गांधी को ऐसा लगने लगा था कि आंदोलन का नेतृत्व हमारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का प्रभाव कन्याकुमारी के किसी गांव पे क्यों पड़ना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने की घटना राष्ट्रीय विपत्ति के समान है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आए, तो मतलब इनडायरेक्टली लोग आलोचना ही कर रहे थे गांधी की, है ना, कि गांधी का ये निर्णय ठीक नहीं था, है ना। और वामपंथी जो लोग थे वो तो अलग ही लेवल पे जाकर आलोचना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गांधी डर गए थे, गांधी को डर था कि हमारे हाथ से नेतृत्व निकल रहा है, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन ही वापस ले लिया। लेकिन किसी ने गांधी के उस व्यवहारिक समस्या को नहीं समझा जो गांधी समझ रहे थे। अब व्यवहारिक समस्या क्या थी, तो कहते गांधी बहुत ही, एक तो डिप्लोमेटिक आदमी थे, पढ़े लिखे तो थे ही, लॉयर थे तो लॉजिकल भी थे, और उसके साथ वो परिस्थितियों को समझते थे। अब आप देखिए कि 1 अगस्त 1920 को मूवमेंट शुरू हुआ था जी, और लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका था, और आजादी दूर दूर तक दिख नहीं रही थी, है ना। उस समय का सिचुएशन ये था, मूवमेंट तो चल रहा था लेकिन आजादी आपको दिख नहीं रही थी। अब हर कोई अन्ना हजारे तो नहीं है, बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल भी हैं, है कि नहीं, कि भले मूवमेंट में नारा लगा देंगे लेकिन बाद में जाकर के तो उनको अपना मैटर करना पड़ेगा। तो अब गांधी जी तो एक ही थे, असहयोग का नारा चल रहा था कि हम असहयोग करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन में अब क्या हुआ था कि 1-1.5 साल बीत गया और आजादी मिल नहीं रही थी, अंग्रेज भारत छोड़ के जा नहीं रहे थे, तो लोगों को अब रोजगार की आवश्यकता महसूस होने लगी, लोगों को कपड़े की आवश्यकता महसूस होने लगी, लोगों को खाने की आवश्यकता महसूस होने लगी, लोगों को तमाम आवश्यकताएं महसूस होने लगी। आज जो आवश्यकता कम चाहे ज्यादा उस समय अंग्रेज ही पूरा कर सकते थे। अब इसका रीजन, अब इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग आंदोलन से निकल करके अंग्रेजों को कोऑपरेट करना शुरू कर दिए थे, मतलब असहयोग करने के बजाय अब सहयोग कर रहे थे, और गांधी इस बात को समझ रहे थे। अब स्थिति ऐसी थी कि अगर यह आंदोलन ऐसे ही बढ़ता चला जाता तो एक टाइम पे लोग ही इससे खत्म हो जाते, लोग खत्म हो जाते तो आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाता, और फिर अंग्रेजों को एक मैसेज चला जाता
कि लंबे समय तक आंदोलन करने की क्षमता भारतीयों के अंदर में नहीं है, जो कि वो भविष्य में हमें और ज्यादा गुलाम बनाने में उनके लिए कारक सिद्ध हो जाता। क्लियर है? तो एक ये स्थिति थी। दूसरा आप सिचुएशन देखिए कि सेकंड सिचुएशन क्या बनता है। तो दूसरी स्थिति ये बनती है कि आप देखेंगे कि अब गांधी ने सोचा कि भाई कोई बहाना मिले कि जिस बहाना को आधार बना करके हम कह दे कि भाई हम ये आंदोलन वापस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अपना प्रतिष्ठा भी बच जाएगा और उनको मैसेज भी नहीं जाएगा कि गांधी पीछे हट गए, गांधी अपने सिद्धांतों पे पीछे हटे हैं। ये था। तो गांधी तो एक प्रकार से कहे तो इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो हो, कुछ बहाना हो कि हम कह दे कि इसके आधार पे हम वापस ले रहे हैं। से गांव में किसा कहते हैं कि रोए के रही तले अखिया खोदा गल। नहीं समझे? जैसे कि आपको मान लीजिए रोने का मन कर रहा है, जैसे कि दिखाना है किसी, कह रहे हम तो पागल हुए जा रहे हैं आपके लिए, है ना, अंदर से रोना आइए नहीं रहा है ना। लड़का को जल्दी नहीं आता है, आता है जी, लड़का नहीं आता है, लेकिन अंदर से होता है, माने आंख में नहीं आएगा। लड़की लोगों तो भाई हम देखते हो वो मिनटों में रो देगी ये भाई। हाँ तो मैंने वो, हाँ मैंने तुरंत पूरा आंखों एकदम डब डब भर जाएगा जी, एकदम पूरा लो, अब अपराध बोध हो जाएगा आपको, है ना। हाँ अब मैंने अब है कौन लड़का है ना, वो 200 बात सुन लेगा ना, तब वो उसको रोते हुए नहीं देखिएगा आप, है ना। वो अपना मुंह बना लेगा, भले आप मुंह बना के मन चल जाएगा, है नहीं तो भाई मैटरे गबड़ा जाएगा, पूरा एकदम डब डब आंख में आंसू भर जीतो। आप जो अगर आप कुछ बोले हैं तो आप बुझ लीजिए कि आपको अपराध बोध होगा कि यार बहुत बड़का गलती कर दी है ना। वो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन मुंह में ऐसा बना देगी ना, एकदम पूरा एकदम आंख एकदम, है कठोर नहीं होता है ना। हम लोग का जो परिवेश है ना, हम लोग का जो सोशल जो सिस्टम है, इसमें लड़का सबको समझाया क्या गया है कि लड़का रोता नहीं है ना। समाज में कोई ना लड़का का रो दिया ना, तुम लड़का होकर रो रहा है, जबकि गलत बात है। और लड़कियों के लिए एक बात मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल बात, कि अगर जब भी किसी लड़का के साथ आप जा रहे हैं, मतलब लाइफ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो उससे जरूर पूछिए कि तुम बताओ कि आखिरी बार तुम कब रोया था। एकदम जरूर पूछिए। अगर वो कहीं कह दिया कि भाई हम तो रोबे नहीं करते हैं, एकदम उससे सतर्क हो जाइए कि जो खुद नहीं रोया है वो आपको जीवन भर रुलाएगा। अगर कोई कह दिया कि यार 6-7 महीने पहले कहीं 2-4 महीने पहले कहीं बात था, ऐसा घटना घट गया था कि बहुत रोना आया था और मैंने रो लिया था, किसी को पता तो नहीं चला लेकिन मैं रो लिया था, तो कोना में, हाँ किसी को पता नहीं, तो मतलब कि ठीक ठाक आदमी है, मतलब उसका बॉडी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, तो आपका उसके साथ रहना सहज होगा। मतलब उसके सामने मुंह बना दीजिएगा तो उसको दया आएगा, झगड़ा नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि कोनो ऐसा है नहीं है, तो आप कितनों मुंह का रोइयो दीजिएगा तब वो मारपीट कर देगा, धर के नहीं कर देगा, क्योंकि इमोशन का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर में। तो ये जरूर ये सब साइकोलॉजिकल चीज है, सब जांच परख करके, है ना। हाँ कि भाई नहीं तो आए पक्ष गलत रख दिए, काहे ये बात, ये सही बात है, ये सही बात है ना। है नहीं अब है लड़ नहीं नहीं, मैं देखिए, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बहुत, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं नारी सम्मान की बात है कि नहीं। अरे भाई वो बहुत दिन से ऑब्सेंट थे, हमको लगता है कि एक आध महीना से ऑब्सेंट थे, जब से क्लास चल रहा है 2-3 दिन क्लास में किए हैं क्या जी। हाँ हाँ तो वो गांधी जी के बहुत ही हैं एकदम। तो हाँ जी, गांधी जी मेरे भी आइडियोलॉजिकल हैं भाई, है ना, गांधी जी के भाई ये नहीं। हाँ तो इसलिए उनसे पूछना तो बनता था, है ना। हाँ चलिए, तो खैर, तो ये तो खैर मैंने प्रैक्टिकल समस्या, तो देखिए हमने जो कहा उसका मतलब ये है कि आप रोने का आपको मन कर रहा है, मैंने इसे किसी को दिखाने के लिए, अब मान कि तो आपको रोइए तो आई भी नहीं करेगा रोना, है ना। अब चाह रहे रोने का कि भाई हम भी रो दे, है ना। अब
अब अब क्या करे भाई, अब मैंने अब ट्राई कर रहे हैं, अब हो ही नहीं रहा है ना, तब क्या करे। तो ऐसे ही मान लिया आप रोने का मूड बनाए हैं, आंसू आ नहीं रहा है, तब तक कहीं से आकर कुछ आंख में पड़ गया, चाहे कुछ लग गया झटका, अब झटका लग जाएगा, अब तुरंत आंसू गिर जाएगा, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो उसको कहते हैं कि भाई रोने का मन बना रहे थे लेकिन आंसू आ नहीं रहा था, तो कुछ ऐसा घटना घटा कि वो आ गया। आप रोड पे चल रहे हैं, आकर कंकड़ कुछ पड़ गया आंख में, कुछ धूल कण पड़ गया, तो ऐसे ही आंख लाल हो जाएगा, आंस पानी उनी गिरने लग जाएगा, है ना। है पिया, अब पियाजवा लेके घूमे को तो दिक्कत ना हो जाएगा जी, है। लोग पूछ जाएगा कि आर्टिफिशियल रो रहा है ना, नेचुरल दिखाना पड़ता है, नेचुरल नहीं दिखाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, है, पता चल जाता है ना। हाँ, तो वैसे तो वही गांधी जी को क्या था, गांधी जी को तो मन था कि हमको आंदोलन वापस लेना है, लेकिन घटना तो कोई घटे, वह घटना घट गया। आज जैसे घटना घटा, गांधी ने अविलंब रूप से निर्णय लिया कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। अंग्रेज से पूछा काहे ले रहे हैं, तो बोला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने वादा किया था कि हिंसा नहीं होगी, और हमारे लोगों ने हिंसा किया है, इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत नाराज हूं अपने लोगों से, इसलिए मैं आंदोलन वापस लेता हूं। इस बात से गांधी ने दो काम कर दिया जी, दो काम क्या क्या कर दिया। एक तो अंग्रेजों के सामने यह बता दिया कि तुम्हारे वजह से वापस नहीं ले रहे हैं, अपने कारण से वापस ले रहे हैं, और दूसरा भारतीयों को मरने से बचा लिया। यह सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि हमने उनके 21 जलाए थे, और वो जब जलाते तो कितनों को जला देते इसका कोई अता पता नहीं था। इसलिए पहले कि वो जलाने का काम स्टार्ट करें, गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ दिया कि मेरे से गलती हुई है ना। ये गांधी का साइंटिफिक अप्रोच था, और इस बात को लोगों ने बाद में समझा, है ना। तत्काल तो लोगों ने गांधी की आलोचना कर दी कि गांधी ने ये किया, लेकिन इस बात को लोग बाद में समझे, और इसी वजह से कांग्रेस का एक शॉर्ट विभाजन भी हो गया। कांग्रेस के अंदर से मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैसे नेता बाहर निकल गए, उन्होंने कहा कि हम एक अलग पार्टी बना लेंगे, स्वराज पार्टी, और हम उसको लेकर के चलेंगे, हम गांधी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम यहां पे हुआ था, तो लिख लेंगे। 10-5 लिखेंगे कि इस आंदोलन के वापस लेने के कारण गांधी जी की सार्वजनिक आलोचना हुई थी, लोगों ने की थी, गांधी जी की सार्वजनिक आलोचना लोगों ने की थी। गांधी जी की सार्वजनिक आलोचना लोगों ने की थी, क्लियर है। तो गांधी जी की जो सार्वजनिक आलोचना हुई, जो पब्लिकली जो क्रिटिसाइज किया गया गांधी जी को, तो अब तो यहां बड़ी दिक्कत हुई, है ना। जब गांधी जी को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया, चीजें हुई, तो अब इसमें जिन लोगों ने कहा, लिखेंगे कि इस घटना को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। किस घटना को, आंदोलन वापस लेने की घटना को, कहेंगे कि इस घटना को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। ठीक है, राष्ट्रीय विपत्ति कहा था, इस घटना को वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। नेक्स्ट लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का प्रभाव, कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का प्रभाव कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का प्रभाव कन्याकुमारी के किसी गांव पे नहीं पड़ना चाहिए। कन्याकुमारी के किसी गांव पे
नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। क्योंकि क्योंकि ये घटना पूरे भारत में घट चल रही थी ना, मतलब ये आंदोलन तो पूरे भारत में हो रहा था। आ घटना घटा था ये कहाँ, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के यूपी में पड़ता है, गोरखपुर के पास। तो गोरखपुर के पास एक छोटा सा घटना घटा, इसके वजह से पूरे भारत में चल रही आंदोलन को आपने वापस ले लिया। और समझ आए बात, इसलिए देखिए, कश्मीर में घटना घटा तो उसका प्रभाव कन्याकुमारी में क्यों पड़ना चाहिए। मतलब यूपी में घटना घटा है ना, नॉर्थ इंडिया में घटना घटा, आप साउथ का भी आंदोलन वापस ले लिए। तो एक जगह घटना घटी तो उसका प्रभाव वहीं पड़ना चाहिए था, पूरे भारत में क्यों। इसलिए उन्होंने ये कहा था, समझ बात। तो यहां पे उन्होंने इस बात को कही थी। यानी कि इसी घटना के पश्चात सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और 10 मार्च 1922 को और 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। दस मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। और इसके पश्चात पूरी तरह से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इसके पश्चात पूरी तरह से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब ये पूरी तरह से यह मूवमेंट खत्म हुआ, समाप्त हो गया, इसके वजह से तो अब आप देखते हैं कि किस तरीके से क्रिया और प्रतिक्रिया हुई और पूरा मूवमेंट जो है सो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कांग्रेस जो टूटी, मतलब कांग्रेस जो लोग अलग हुए, तो कांग्रेस में दो गो धारा बना, एक परिवर्तनवादियों का, एक अपरिवर्तनवादियों का। इसी आंदोलन के कारण, कोई अपराध नहीं किए थे, इसी आंदोलन के कारण जो मूवमेंट हुआ था, ये लोग मरे थे तो नेता गांधी जी थे, तो जिम्मेवारी गांधी जी को लगेगी। 6 साल का सजा हुआ था, है ना। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए तो उनको कहा जाता है परिवर्तनवादी, जैसे कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, ये परिवर्तनवादी कहलाए। आज जो लोग विरोध हल्का फुल्का करके भी कांग्रेस में ही रह गए और गांधी जी का मतलब मुख्य रूप से बहुत ज्यादा विरोध नहीं किए, वो अपरिवर्तनवादी कहलाए। और ये परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी कहने के पीछे का अर्थ क्या था, क्यों कहा गया। तो 1919 का जो एक्ट आया था उससे प्रावधान था कि प्रांतों में चुनाव कराया जाएगा। कांग्रेस कह रही थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब ये अलग पार्टी बनी, स्वराज पार्टी, 1 जनवरी 1923 को, तो स्वराज पार्टी ने यह घोषणा किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सदन में जाएंगे और सदन में जा करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियमों को इन्होंने तोड़ दिया। कांग्रेस पहले कह रही थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इसी वजह से ये मुख्य तौर पे परिवर्तनवादी कहलाए। और जो कांग्रेस में गांधी जी के आइडियोलॉजी के समर्थक लोग, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव अभी, तो वो अपरिवर्तनवादी कहलाए। ठीक है, और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई थी कि 6 वर्ष तक गांधी जेल में रहेंगे, गांधी को जेल हो गया। लेकिन उसके बाद गांधी के साथ एक कोइंसिडेंट ये होता था, या साधक आदमी थे, बॉडी साथ, शरीर साथ देते थे धर के,
कि जब इनको जेल होता था इनका तबीयत खराब हो जाता था, ऐसे सीरियस हो जाते थे एकदम। तो अब गांधी जी कुछ दिन रहे जेल में, 1924 में एकदम सीरियस हो गए, इनका तबीयत एकदम खराब हो गया। अब अंग्रेज सबको रिस्क हो गया कि अगर बाबा को जेल में कुछ हुआ तो ये भारत वाला सबको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ये सब मानेगा नहीं, तुरंत जला वला देगा पूरा देश को। तब वो लोग क्या किया कि देखा कि पूरा एकदम गांधी तो लुंज पुंज पड़े हुए, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, कुछ नहीं करे हुए हैं, एकदम पड़े हुए। सब कह रहा बाबा चाय, तो करे कुछ नहीं, पानी कुछ नहीं, माने एकदम एकदम बॉडी सदले हैं एकदम, माने बोलिए नहीं रहे हैं। अब ये सब डर गया। अभी सब सोच रहा है कि बाप रे बाप, कि अगर कहीं कुछ हो गया इनको तो ये भारत के आदमी सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सब कह के एक काम करते हैं, बाबा को उठा के देश से गेट के बाहर धर देते हैं, है ना, अपना देखें क्या होंगे। ये भाई अभी सब क्या हुआ कि तुरंत उठाया मध्य में, गांधी जी को कहा कि चलिए बाबा पहुंचा देते हैं, आज जेलवा के बाहर रखे बिठा दिया। गांधी जी भोर तक का इंतजार किए, देखे कि सब कोनो नहीं आसपास में, दौड़ने लगे, है ना, चल दिए एकदम तेजी में। अब सोचे कि कहाँ जाए, कैसे कि दौड़ते हुए देख लेगा सब तो तुरंत फिर पकड़ के बंद कर देगा। तो सोचे कि ऐसा जगह जाएं कि पूरा भारत के आदमी सबको पता चल जाए कि हम आ गए बाहर। तो वही 1924 में पहुंच गए कर्नाटक के बेलगांव में, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। गांधी कभी कोई पद नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय गांधी कहे कि एक काम करो अध्यक्ष हमको तू सब बना दो जल्दी से, तनी, है ना। तो बोले कहला, यानी कि अध्यक्ष बनाओ कि पूरे भारत में मैसेज जाए कि गांधी जी बाहर आ गए हैं, नहीं तो ये अंग्रेजों उठा के हमको फिर से लेके चल जाएगा। अब फिर ले जाए तो अपराध बताना ना पड़ेगा कि अब काहे लेके जा रहे हो, तो छोड़ दियो। आज 24 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष के पद पर चले गए, अध्यक्षता किया। और उसके बाद जो ये लोग जो यहाँ से निकला था लोग जो परिवर्तनवादी लोग यानी कि स्वराज पार्टी, इन्होंने अच्छा काम किया, ये लोग चुनाव लड़ा, ये लोग को सीट भी अच्छा खासा आ गया। तो सदन के अंदर में जा करके इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। अब अगर आपसे कहा जाए क्या 1922 के असहयोग के बाद विरोध बंद हो गया था अंग्रेजों का, तो ऐसा नहीं था, विरोध बंद नहीं हुआ था और ना ही आंदोलन बंद हुआ था। हाँ, अब जो ये बाहर जो गांधी आंदोलन कर रहे थे वो बंद जरूर हुआ था, लेकिन अंग्रेजों को सदन के अंदर में विरोध देखना पड़ रहा था, और वो कर रही थी स्वराज पार्टी। तो गांधी ने देखा कि तो सब कमवा तो वह कर रहा है, तो इस सबसे झगड़ा करने का जरूरत है, सबको मिला लेते हैं। 1925 में ही गांधी ने बुला लिया और उसके बाद मीटिंग करके दोनों एक हो गए सब, है ना। फिर स्वराज पार्टी जो है सो कांग्रेस एक हो गई, क्योंकि गांधी ने समझाया कि देखो हम जो काम बाहर बाहर करते थे तुम लोग अंदर जाके कर रहे हो, तो बढ़िया बात है, तुम लोग अंदर विरोध करो, हम लोग बाहर विरोध करते हैं, तो अंग्रेजों पर इसका इंपैक्ट ही ना होगा। तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चेयरमैन बने थे विट्ठल भाई पटेल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पहला भारतीय आदमी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चेयरमैन बना था, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना था, वो थे विट्ठल भाई पटेल, और उन्होंने उनको बनाया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारतीयों के लिए, तो नोट करके लिख लेंगे। हाँ, कर्नाटक में ही बंद थे, है ना, साउथ में, नॉर्थ से उठा करके साउथ में बंद कर दिया था, क्योंकि ज्यादा पॉपुलरिटी गांधी की नॉर्थ में अंदर में थी ना, तो उधर वहीं पे उस समय ये हुआ था। 1924 में ही ये कर्नाटक में हो रहा था, तो गांधी जी को बढ़िया संयोग मिल गया कि यही जगह है, एकदम यहीं पे पहुंच जाते हैं और यहाँ से अपना जो है सो ये कर लेते हैं। तो लिख लेंगे नोट करके यहाँ पर कि विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय थे, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय थे, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय थे जिन्होंने, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय थे जिन्होंने, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा की, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता की पद संभाली, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्षता की पद संभाली। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन बनने वाले पहले भारतीय थे। किस पार्टी से, तो स्वराज पार्टी से। ठीक है, हाँ 1925 स्वराज पार्टी से। ठीक है,
है क्या कर रहे हैं? विठल पटेल और नहीं, भाई नहीं थे भाई। हाँ, चलिए नेक्स्ट आइए, आगे आइए। तो चलिए नेक्स्ट आइए। है क्या? बीपीएससी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकती है ना, कि कितने बार गए थे। लेकिन मुख्य तौर पे ऐसा माना जाता है कि गांधी को जो सजा हुई थी वो 4 बार हुआ था, मुख्य तौर पे इंपोर्टेंटली। बाकी तो ऐसे भी गांधी को उठा करके बंद कर देता था, फिर रिलीज कर देता था, है ना। हाँ, ऐसा बहुत बहुत बार ऐसा हुआ गांधी के साथ कि उठाया, ले गया, फिर छोड़ दिया। लेकिन ऑफिशियली जो उनकी अरेस्टिंग हुई थी मुख्य तौर पे, वो 4 बार मुख्य तौर पे हुई थी। आगे लिखेंगे 1930, जो गांधी का अगला मूवमेंट था, अगला स्टेप था, वो 1930 में था, जो उन्होंने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग के बाद गांधी का जो दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या 1924 में ही, ठीक है, 1924 में लड़ी थी, और 1924 से लेकर के 27 तक इसका प्रभाव था। लेकिन 27 के बाद ये कमजोर हो गई। अब कमजोर हो गई, इसका कारण ये था कि सीआर दास का डेथ हो गया। तो सीआर दास एक बड़े नेता थे, उनके डेथ हो जाने के बाद नेतृत्व थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो फिर इनका पूरा तरह से मर्जर हो गया कांग्रेस में। ठीक है, चलिए, तो आगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कारण लिखेंगे, कारण कारण लिखेंगे तत्कालीन वायसराय, कौन था? इरविन। हाँ, तत्कालीन वायसराय इरविन के द्वारा गांधी जी के 11 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करना। इरविन के द्वारा गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर विचार नहीं करना। ठीक है, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों पर इन्होंने विचार नहीं किया। ठीक है, 11th फॉर्मूला गांधी ने डिमांड किया हुआ था। और 1929 की घोषणा कब हो गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही मिलेंगे, कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही लाहौर अधिवेशन में ही इसकी घोषणा हो गई थी। इसकी घोषणा हो गई थी, है ना। हाँ, आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी ने 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू, जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। और यहीं पर कहा गया था कि हम अगले साल क्या करेंगे, तो सविनय अवज्ञा चलाएंगे। और यहीं पर घोषणा किया था नेहरू ने कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये वहां पर ही इसकी घोषणा हो गई थी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुई थी। घोषणा के बाद गांधी जी ने ये 11 सूत्री मांग दिया था।
कि इस पर विचार कर लो। उसने इस पर विचार नहीं किया, तो जब विचार नहीं किया तो गांधी ने तय किया कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो अब देखिए इस आंदोलन में भी था कि हिंसा नहीं करना है ना। और देखिए पहले था असहयोग, अब आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि विनय के साथ आपके आज्ञा का उल्लंघन, है ना। तो विनय के साथ अगर आप ऐसे ही किसी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और वो पावरफुल आदमी है, दिक्कत हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। अगर मतलब कोई पावरफुल नहीं है, ऐसे ही कुछ कह रहा नहीं करेगा तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर पावरफुल आदमी का आज्ञा का आप नहीं मानिएगा, उसका बात नहीं मानिएगा, तो हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दे, कुछ दिक्कत कर दे। तो यहां पर वही बात था, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय, गांधी ने कहा कि हम लोग सब लोग क्या करेंगे, तो विनय के साथ अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। असहयोग में था कि कॉपरेट नहीं करेंगे, यहां भी वही बात था, लेकिन अब था कि विनय के साथ। अब जैसे आप मान लीजिए कि यहां से थके हारे भरी दोपहरिया में घर जाते हैं ना, क्लास होने के बाद, यहाँ तो ठीक है माहौल, बाहरवा तो माहौल एकदम खतरनाक है ना। ये गेटवा के बाहर जाते जाते एकदम, है ना, लगता है कि मैटर गड़बड़ हो गया। तो ऐसा स्थिति है। तो वहां अब आपको क्या होगा कि अब आप गए, घरे जाते पिताजी कहीं मान ली मुलाकात हो गया, सामने पड़ गए, आप एगो दिन से थकल हारल गईबे किए हैं, अब पिताजी कहते काम करो तनी हमको ठंडा पानी पिलाओ तो। अब देखिए अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या अजीब बात है भाई, हम खुदे यहाँ से थकल हारल आए हैं, हमको कह रहे हैं कि पानी पिलाओ, है ना। तो अब इसमें दो दो तरह की स्थिति है, ठीक है। कि एक स्थिति है कि अब आपको मान लीजिए कि खुद ही आप अगर ये हैं तो आप ये कहेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं, मतलब पिताजी को कहेंगे कि ऐसा है कि हम थोड़ा कुछ देर रिलैक्स कर लेते हैं, उसका बाद हम आपको दे देते हैं, है ना। एक ये हो सकता है कि ये काम करिए, आप निर्णय लीजिए, आपको बुझा नहीं रहा है, गजब आदमी है, इतना हम थक हार के आए हुए हैं, आपको खुद ही ले लेना चाहिए। अब ये वाला अगर बात बोल दीजिएगा तो वो तो पिताजी ना है, वो तो पावरफुल आदमी है कि नहीं, पूरा पावर वही इंजॉय कर रहे हैं। अब वो क्या कर देंगे, उपाय कर देंगे, है कि नहीं। अब वही अगर कहिएगा कि नहीं अभी हम थोड़ा थके हारे हैं, परेशान हैं, इसलिए अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि बाद में मैं कर दूं, तो हो सकता है कि अब इस स्थिति में वो आपको कुछ डांट भी नहीं पाएंगे, आपको डांट भी नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि हम खुद परेशान होकर आए हैं, देख रहे हैं धूप में एकदम ये हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम रिलैक्स होना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे में उनके लिए बहुत नैतिक मजबूरी बन जाएगी कि अब वो क्या करें। तो आप किसी के साथ बदतमीजी करिएगा ना, तो सामने वाले को आपसे बदतमीजी करने में आसानी हो जाता है, कर देगा बढ़िया से, क्योंकि आप कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अब और सामने से बदतमीजी करने में थोड़ा असहज लगेगा। जैसे कोई आपको गाली दे रहा है तो उसको गाली देना आसान है, आप भी निकाल दीजिएगा दूसरे को बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई दे ही नहीं रहा है, आप निकाल दिए, तो मतलब आप राक्षस आदमी हैं, डिमांड के हिसाब से आपने सप्लाई नहीं किया। कोई आपको अच्छा व्यवहार कर रहा है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर कोई बुरा कर रहा है तो आप करिए बुरा, है ना। तो सामान्य तौर पे अगर आप किसी के साथ बुरा करिएगा तभी बुरा होने का संभावना रहता है। तो अब क्या था कि गांधी जी जो थे वहां पे समझ रहे थे कि अगर हम लोग लड़ने चल जाएंगे ना अंग्रेज सबसे, तो सब हम लोग का उपाय कर देगा, इसलिए क्या करना है, सविनय अवज्ञा, उसका बात मानेंगे नहीं, हाथ जोड़े कह दें कि साहब ये अपना काम आप खुदे कर लीजिए, हम आपका काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बहुत शोषण हो रहा है, हमारा बहुत अपमान हो रहा है। तो शांतिपूर्ण तरीके से हथियार गोली बारूद बम नहीं चलाएंगे, बस कह देंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अब अंग्रेज चाह के भी किसी भारतीयों को मार नहीं पाएंगे। अब देखिए गांधीवादी आंदोलन में एक भी आदमी का नाम बताइए जिसको फांसी हुआ हो, एक को आदमी, किसी को फांसी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सब भी क्या थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहा है जी, है क्या लिखा नहीं है, तो अगर अगर दिया गया रहता तो रहता ही इतिहास के, जब इतना सब बात है तो बाकी सब बात रहता ही, है ना। किसी भी गांधीवादी आदमी को फांसी नहीं हुआ, किसी भी गांधीवादी आदमी को,
किसी भी गांधीवादी आदमी को फांसी नहीं हुआ है, और उसको फांसी नहीं होने के पीछे का रीजन है क्योंकि उन्होंने हिंसा नहीं किया। तो जब आप हिंसा नहीं करेंगे तो आपको मारना मुश्किल हो जाएगा। और आप देखें क्रांतिकारी आंदोलन में हर आदमी को तुरंत फांसी हो जाता था, है ना। खुदीराम बोस बच्चा को उठा करके सब फांसी पे चढ़ा दिया, भगत सिंह को चढ़ा दिया, है ना, मास्टर दास सुरीसेन को चढ़ा दिया, है ना, बिस्मिल्लाह को चढ़ा दिया, मतलब बहुत सारे लोग, बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, तो बिस्मिल को चढ़ा दिया, है ना। तो बहुत सारे लोगों को चढ़ा दिया। किनको? जो लोग हिंसक काम कर रहे थे उनको चढ़ा दिया। और यही गांधी समझाने की कोशिश कर रहे थे देश को कि अगर हम हिंसा करेंगे तो हमारा जो दुश्मन है वो प्रति हिंसा हमसे कई गुना ज्यादा करेगा। तो इसलिए हम लोग प्रति हिंसा के लिए इस न करें कि प्रति हिंसा हो। इसलिए हम लोग क्या करें, हम लोग अपने आप से ठीक तरीके से क्या करें कि अंग्रेजों का विरोध करें और उसके माध्यम से हम लोग उसको दबाने की कोशिश करें। कोई भी, ये समझ लीजिए, कोई भी शक्तिशाली अगर है, पावरफुल है, तो उसके सामने अगर आप शक्ति का प्रदर्शन करिएगा धर के कुचल देगा। उससे जीतने का तरीका शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, शांति है। उससे शांति से बात कीजिए, है ना। अब कोई AK-47 लिए हुए हाथ में, आप जाके कि तुम्हारा दम है तुमको मार के दिखाओ, मार देगा धर के, लड़ते रहेगा अपना ना, अपना लड़ेगा केस, है कि नहीं। तो एक है क्या चीज, क्या करता है? धरना। हाँ हाँ, तो धरना करना आपका अधिकार नहीं है ना। आंदोलन आपका अधिकार है, वो भी शांतिपूर्ण, है ना। नहीं, शांतिपूर्ण में नहीं फेंकता है। आप अलॉटेड प्लेस पर जाकर के करिए। गर्दनी बाग में जगह अलॉटेड है, कोई नहीं आपको उठा के फेंकेगा। अब आप इनकम टैक्स वहां पर धरना करिएगा, यहाँ पब्लिक को दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तुरंत पुलिस उठा के फेंक देगी। आपको नियम समझना पड़ेगा, कानून समझना पड़ेगा। कलेक्टर से परमिशन मिला हुआ है कि आप जाकर के करिए वहां पे, आप दरी बिछा लीजिए वो। अब वो अलग बात है कि वहां कोई भी नहीं करेगा, है ना। अब आप गर्दनीबाग ब्रिज जैसे भी आपको वहां आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगा कभी भी, है ना। तो बढ़िया जगह है, उससे आम पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि आंदोलन करने का बाईपास है वो, है ना। कैसे, जैसे कि मेन शहर में ट्रक नहीं आ सकता है ना, तो वैसे ये मेन शहर में आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनकारी शहर से बाहर, जहां से आम पब्लिक को डिस्टर्ब ना होता हो। तो अगर आप आम पब्लिक को डिस्टर्ब करिएगा, आप ट्रैफिक को इशू को डिस्टर्ब करिएगा, तो आप तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। आप बहुत सारा आदमी को तबियत खराब हो जा रहा है अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में, आपके आंदोलन की वजह से जान चल जाएगा किसी का, तो ये तो आप उसके प्रति भी जिम्मेवारी बनती कि नहीं बनती है। लेकिन आंदोलन करने वाला लोग को सब बात नहीं समझ में आता है, इसीलिए पुलिस उस समय उपाय करती है। लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से करता है उसको कुछ नहीं होता है और किस तरह से कोई डिस्टर्बेंस करने का काम नहीं किया जाता है। और इसका तमाम प्रोविजन है कि आप गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के कर सकते हैं, उसके खिलाफ ही आंदोलन, है ना। ये आप वहां से जगह अथॉरिटीज आपको सब कुछ मिला हुआ आता है। तो ये डेमोक्रेटिक देश में ये सब चीज का प्रोविजन है और ये सब चीज अधिकार सबको मिलता है। तो अब गांधी जी ने यहां पे इसलिए शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि ताकतवर शक्ति था, उससे लड़ने जाते तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो हाल हो रहा था वही हाल गांधीवादी आंदोलन का भी हो जाता। तो कहते हैं कि बुद्धिमानी और बेवकूफी में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, एक महीन धागा का अंतर होता है। इस पार हैं तो बुद्धिमान हैं, उस पार चले गए तो बेवकूफ हो गए। तो गांधी केवल भावना के आधार पर नहीं लड़ रहे थे, गांधी विज्ञान भी देख रहे थे कि अगर हम लड़ के क्या हासिल कर लेंगे, लड़ने जाएंगे वो मार देंगे हमें, तो जहां पर हम लड़ करके नहीं जीत सकते हैं वहां पर हम हाथ जोड़ करके जीत सकते हैं। अगर कोई AK-47 वाला आपके सामने खड़ा और आप करें कि तुमको देख लेंगे तो आपको देख देगा, लेकिन वहीं पर अगर आप हाथ जोड़ के कहें कि भैया गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था कि आपके पास AK-47 है, हमको मालूम था कि ये गेम खेले वाला हथियार है ना, इससे कुछ नहीं होता, इसलिए आपको अंडर एस्टिमेट कर लिए, है ना, माफ कर दीजिए। अब इसमें संभावना है आपके बच जाने का, और अब आप जब बच जाइएगा तो अपने आप को पावरफुल बनाइए, बनाइए अपने आप को ताकतवर।
आज जिस दिन आपके पास भी AK-47 हो जाए, उस दिन जाइए, आज जाके पूछिए कि का हो भैया, उस दिन हमारा घर ले थे आप, अब बताइए। तो बोलेगा कि उस दिन तो तुम हाथ जोड़ के चल गए थे। बोले उस दिन नहीं था मेरे पास, आज हम लेके आए। तो कंपटीशन बराबरी का है, अब जिसका निशाना बेहतर होगा वो मार देगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका बराबरी का मैटर। तो बराबरी में ही द्वंद्व शोभा देता है ना। और आपकी समझदारी भी वो है कि भाई आप बराबरी हो जाए तो करें। यही गांधी जो यहां पर कह रहे हैं लाहौर अधिवेशन में या यहां पर 29 में कि हम सविनय अवज्ञा करेंगे, यही गांधी आगे जाकर के 1942 में कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। अब तो गांधी बदल गए, गांधी का कैरेक्टर बदल गया। जो गांधी पहले हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि सविनय अवज्ञा, जो गांधी पहले हाथ जोड़ कर रहे थे असहयोग, अब वही गांधी कह रहे हैं क्विट है। हेलो, उठा के कर दें हो के आगे हो के पीछे, सब बतिया तो होता रह जाएगा, तब से इग्नोर कर रहे हैं। तो गांधी जी जो है, अब जो आदमी 1920 में कह रहा है कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, जो आदमी 1930 में कह रहा है कि हम सविनय अवज्ञा करेंगे, और वही आदमी 1942 में कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, छोड़ के भागो। समझ रहे हैं स्थिति, सीन बदल गया है। अब मैटर बराबरी का हो गया है। जब तक भारत कमजोर स्थिति में था, जब तक अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, तब तक गांधी ने हाथ जोड़ा। और जब गांधी ने देखा कि अब मैटर बराबरी का हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार, हिटलर हालत खराब किए हुए यूरोप में, है ना, वहां उधर मुसोलिनी हालत खराब किए हुए है यूरोप के अंदर में, जापान हालत खराब किए हुए, अब ब्रिटेन चारों तरफ से घिरा हुआ है, कमजोर हो गया है। तब गांधी क्या है, पहले हाथ जोड़ रहे थे, 1942 में हाथवा धर के मोड़ दिए। अब मोड़ के क्या बोले, भारत छोड़ो। क्यों, सीन बदला हुआ था, सिचुएशन बदला हुआ था। तो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। यही 1942 में काम भगत सिंह करते, 1942 में चंद्रशेखर आजाद करते, तो संभव था कि भगत सिंह को भी फांसी नहीं होती। क्योंकि कहां हुआ, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को कहां फांसी हुई, लाल किला में बुला करके मुकदमा चलाया गया, लाल किला का मुकदमा, लेकिन फांसी किसी को भी नहीं हुई। सब लोग बड़ी हो गए, सबको अंग्रेजों ने छोड़ दिया, क्योंकि कमजोर हो चुके थे। लेकिन हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन इन्होंने विरोध उस समय ये हिंसात्मक कार्रवाई किया जब अंग्रेज ताकतवर थे। यानी ये मैटर तभी है कि AK-47 वाले के सामने जाकर के हम कहते हैं कि तुम देख लो हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ दिया उसने। हमने जो खोया है अपने राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह जैसे लोगों को, ऐसे लोग जीवन में धरती पर एक ही बार आते हैं, फिर नहीं आते हैं। और एक आदमी गिरफ्तार हुआ, जेल गया, तो उसकी पत्नी आ गई, अब पीछे लगा लिया भगत सिंह का फोटो कि हमारे पति भगत सिंह जैसे। उनको गिरफ्तार कर लिया सरकार ने। अरे ये तो भारत की लोकतांत्रिक सरकार है ना, और तुम उसकी तुलना कर रहे हो भगत सिंह से, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। पहले मारता था सब, उसका नमक छिड़कता था भगत सिंह पर, और वो भगत सिंह थे जो कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। मारते रहता था फिर भी, है ना। हालांकि इसको सबसे पहले बिस्मिल साहब ने यूज किया था, लेकिन बाद में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का ये ध्येय वाक्य बन गया था कि वो भगत सिंह थे। यहाँ तो जेले जाने में हालत खराब हो जाता है सबका, वो भी देश में जहां पर आपको सारा सुविधा मिल रहा है। और वो भगत सिंह थे जो, जिस भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, फिर भी उस भगत सिंह की ना तो मां रो रही थी ना भगत सिंह रो रहे थे अंग्रेजों के सामने, जबकि पता था कि अब हमारा जीवन लीला समाप्त हो रहा है। उस समय भी उस आदमी ने अपनी मां को क्या कहा, कितना महान आत्मा है वो। उन्होंने कहा कि मां गलती से भी तुम्हारे आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। बोला क्यों, बोला अगर आपके आंख से आंसू निकलेगा तो भारत के अन्य माताएं कमजोर पड़ जाएंगी, फिर वो भगत सिंह अपने घर में नहीं बना पाएंगी। से अगर भगत सिंह अन्य पैदा करना है तो आपको रोने से बचना होगा, आप मत रोइएगा, क्योंकि अगर आप रो दी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही थी। और वो मां भी कैसी, फांसी के बाद मां से पूछा गया कि आप कहिए क्या कहना चाहती हैं, तो मां ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा एक ही भगत सिंह है।
काश मेरे पास और 2-3 भगत सिंह होते तो मैं सबको भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे पे चढ़वा देती। तो ऐसी माँ और ऐसा पुत्र ये भारत की संस्कृति ही दे सकता है, और भारत की जो समस्याएं थी उस समस्या में ही ऐसे लोग आ सकते हैं। लेकिन उस समय में अगर थोड़ा सा चीजों को ये किया जाता और थोड़ा और लंबा खिंच जाता, थोड़ा और लंबा खिंचता, 1940 तक मैटर अगर खींच के आ जाता, तो संभव था कि भगत सिंह को हम आजादी के बाद भी देख पाते। और वो लोग जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए इस देश की आजादी के लिए, वो भी आजादी का आनंद उठा पाते और देख पाते कि आजादी कैसी होती है। लेकिन उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका जन्म भी गुलामी में हुआ और उनकी मृत्यु भी गुलामी में हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि गुलाम बनाने वालों के आत्मविश्वास को उन्होंने डगमगा दिया। वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, है ना। चंद्रशेखर आजाद सामने से आदमी गोली मार लेता है, उनको तो पकड़ने की भी इनकी औकात नहीं थी अंग्रेजों की कि पकड़ ले जिंदा। अब मरने के बाद वो आदमी अल्फ्रेड पार्क के अंदर में गिर गया है, मरा हुआ व्यक्ति है, फिर भी अंग्रेजों का हिम्मत नहीं हो रहा है कि डेड बॉडी के पास जाके खड़ा हो जाए। यह आतंक था। मरे हुए बॉडी में कितनी सारी राउंड गोलियां चलाई गई और कंफर्म हुआ गया कि चंद्रशेखर आजाद मरे हैं कि नहीं मरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने के बाद खड़ा हो जाए। यह आतंक था चंद्रशेखर आजाद का, ये स्थिति थी उनकी। तो इस तरह से सिचुएशन जो है सो यहां पर बनता है, चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी या इनके साथ जो लोग थे उनको आप देखेंगे तो उनकी मृत्यु जो हुई वो प्राकृतिक तौर पे हुई। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो युवा क्रांतिकारी थे हमारे, इनका जो डेथ हुआ उनको मारा गया। किसी को फांसी से मारा गया, किसी को सिचुएशन ऐसा बना दिया कि मार दिया जाए। तो दोनों में अंतर क्या है? आइडियोलॉजी का अंतर है। एक जगह पे क्रांतिकारी विचारधारा है, चूंकि शक्तिशाली आदमी था तो उसके सामने आप क्रांतिकारी बातें करिएगा तो संभव है कि वो आपको दिक्कत पहुंचा दे। और एक तरफ गांधीवादी विचारधारा जो परिस्थितियों को समझ रहा है कि हमको कब लड़ना है और कब पीछे हट जाना है। असहयोग में पीछे हट गए क्यों? लोगों को बचाने के लिए ही। फिर यहां पर भी आप देखेंगे गांधी को, आप देखेंगे कि गांधी की एक बेसिक पॉलिसी है और वो बहुत साइंटिफिक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी है संघर्ष विराम संघर्ष। ये गांधी के आंदोलन में आपको दिखेगा बड़े स्तर पर, संघर्ष विराम संघर्ष। ये आपसे पूछा जा सकता है कि संघर्ष विराम संघर्ष की नीति गांधी जी किस स्तर पे अपनाते थे? तो किस स्तर पे अपनाते थे? तो संघर्ष विराम संघर्ष जनता के स्तर पर। किसके स्तर पर? जनता के स्तर पर। क्योंकि गांधी को पता था कि जनता कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो आंदोलन नहीं कर सकती है। तो जनता के लिए उनकी पॉलिसी थी संघर्ष विराम संघर्ष। और सरकार के लिए उनकी पॉलिसी थी, यानी अंग्रेजी हुकूमत के लिए दबाव समझौता दबाव, दबाव समझौता दबाव, है ना। प्रेशर एग्रीमेंट प्रेशर, ये सरकार का। क्योंकि गांधी को भी पता था कि सरकार एक ही बार में सारा बात नहीं मानेगी, तो धीरे धीरे करके हम सरकार से अपनी बात मनवा ले। तो दबाव बनाते थे, समझौता कर लेते थे, फिर दबाव बनाते थे, फिर समझौता कर लेते थे। तो धीरे धीरे करके, जैसे अगर आप पिताजी से 50,000 रुपया आपको लेना हो, अच्छा कहेंगे 50,000 रुपया दीजिए, तो सोचेंगे क्या करेगा 50,000 भाई, है ना। तो देने में थोड़ा सकेंगे। और उनका ये कि हमको 10,000 दीजिए आज। अब फिर 3 दिन 4 दिन बाद कहेंगे 10,000 और दीजिए, काम पड़ गया। ऐसे 10-10 करके आप 5 बार में 50 निकलवा लीजिएगा। लेकिन एक बार में 50 निकलवाने में तो दिक्कत होगा, है ना। गांधी समझते थे कि सबसे एक बार कहेंगे कि हमको देश दे दो स्वतंत्र करके, तो ये सब नहीं देगा। तो पहले धीरे धीरे से अधिकार मांगो, और धीरे धीरे जब अधिकार दे देगा तो अंततोगत्वा हम अपने आप को इंडिपेंडेंस दिला लेंगे। तो ये जनता के स्तर पर नीति थी संघर्ष विराम संघर्ष, और सरकार के स्तर पर नीति थी दबाव समझौता दबाव। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्या है?